डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ना है जो कि डिटर्मिनेंट्स सारणिक पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोगों का सारणिक का पहला लेक्चर है। इसके पहले क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट में इन वीडियोज़ के अंतर्गत लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिक्स इतने पोर्शन आपको पढ़ा दिए गए हैं और प्रयास किया गया है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाई जाए। ठीक है, और साथ ही आपको समय भी दिया गया कि आप पिछले 2 दिनों के अंतर्गत संडे और मंडे में किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, पीछे पढ़े हुए टॉपिक में और जो है और यदि कोई प्रश्न है या था या उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो भेजे गए हैं वो प्रयास किया जाएगा कि आप तक पहुंचाया जाए, आप तक सलूशन समझाया जाए। ठीक है, बशर्ते आज हम लोगों की नए टॉपिक है, नई श्रृंखला के साथ हम लोग हैं और जिसमें पहला लेक्चर आपका है जो है डिटर्मिनेंट्स का पहला लेक्चर है। इसमें डिफिनीशन, प्रकार और इसके कुछ जो है टाइप जो है एप्लीकेबल के वगैरह में जानने का प्रयास करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के डिफरेंशिएशन से संबंधित या जो है डिफिनीशन, डिटर्मिनेंट के डिफिनीशन और उसके कुछ प्रसार के बारे में आपको बताया गया है मैट्रिक्स के टॉपिक में। फिलहाल फिर भी हम लोग जो है डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएटेड पोर्शन होता है, उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब उस रिप्रेजेंटेशन में आपका एक्सप्रेशन व्यंजक भी हो सकता है और नंबर एक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो वही बातें लिखी गई हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज नोन एज, मतलब जिसको हम लोग जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स जानते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड जैसा शक्ल दे करके, मॉड ना कह के आप यहाँ डिटर्मिनेंट कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जाता है। फिर क्या कहा गया कि मान लेते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, डिटर्मिनेंट की शक्ल दी गई है। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोगों का अगला जो इसी में जो अगली स्टेप है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के का मान हम लोग कैसे प्राप्त करें, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको पता है A इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, या डायरेक्टली हम कहें A11, ये आपका क्या है, ऑर्डर 1 का क्या मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A11 और डायरेक्ट मान आ जाएगा क्या, A11 आ जाएगा। ठीक है, अगला इसी में है डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तब कैसे आप प्रसार करेंगे, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो फिर इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22 मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1 का केवल करना क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट आपको करना है मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसका हो,
ऑफ ऑर्डर 3 का हो तब इसको कैसे प्रसार करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में थोड़ी बहुत बातें आपको बताई गई हैं। तो अगला इस पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order 3। ठीक है, अब ऑर्डर 3 का मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ। तो सेम वही तरीका है, आप डिटरमिनेंट का रूप दे दीजिए, आप डिटरमिनेंट का रूप दे दीजिए। ठीक है, अब इसका प्रसार करते समय क्या ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान देनी है, साइन ऑफ है ऑफ है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से अल्टरनेट फॉर्म में जो है प्लस माइनस करके डिटरमिनेंट का साइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसार करते समय उसके साइन को विशेष ध्यान देते हैं, उसके चिन्ह को विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, प्रसार आपका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष, किसी भी रोज के सापेक्ष, किसी भी कॉलम के सापेक्ष। ठीक है, बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रो अथवा कॉलम के सापेक्ष आप इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको प्रसार करेंगे, उसके प्रत्येक एलिमेंट को लेने पर उसके संगत रो और कॉलम दोनों हटा दिए जाते हैं, बाकी के मेन डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को लिख दिया जाता है। ठीक है, अब जरा बताएं, अगर हमें पहली पंक्ति के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष करना है, तो A11 का चिन्ह क्या है, A11 का चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस रखा गया है। अगर आप A11 रखते हैं तो पहला स्तंभ और पहली पंक्ति गायब हो जाएगी, इनके मेन डायगोनल A22, A33 माइनस A23, A32 रखा जाएगा। फिर सेकेंड का साइन क्या है, सेकेंड का साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए। अब की बार ये दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति गायब होगा, तो A21 का A33 से मल्टीप्लाई मेन डायगोनल एलिमेंट है, A21 A33 माइनस A23 A31 होगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस क्यों, क्योंकि थर्ड का साइन क्या है, प्लस है। A13 में तीसरा स्तंभ गायब होगा, पहली पंक्ति गायब होगी और मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले होगा, तो A21 A32 माइनस A22 A31 होगा। इस प्रकार से आप जो है 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का प्रसार कर सकते हैं। हाँ, किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष दिए गए सारणी का प्रसार करेंगे, मान वही आएगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स का रुख लेंगे, बशर्ते अभी यहाँ ये ध्यान रखें कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का प्रसार करेंगे तो हम उसके साइन को मेन टारगेट बना के रखेंगे। साइन आपको सही होना चाहिए, और जिस पंक्ति या स्तंभ के एलिमेंट के सापेक्ष आप प्रसार करोगे वह उस पंक्ति या स्तंभ के संगत पंक्ति और स्तंभ गायब मतलब जो है हटा लिए जाते हैं। बाकी बचे जो सब मैट्रिक्स बचेगा या सब डिटरमिनेंट बचेगा, उसी के मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रसार कर सकते हो। अब इसी प्रकार से अगर आपके पास हो कि डिटरमिनेंट ऑफ a square matrix of order 4, अगर ऑर्डर 4 का एक मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, तो A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ये 4 क्रॉस 4 का एक क्या है,
जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका आपको डिटरमिनेंट ज्ञात करना है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर A11 A12, वही सभी डिजिट आप ऐसे लिख दीजिए, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा होगा, इसके चिन्ह की बात कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह इस प्रकार से होगा। इसमें भी आप किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हो। ये ध्यान रहे कि जिस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं वह पंक्ति और उसके संगत स्तंभ क्या होंगे, हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करनी है। सपोज दैट पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका मतलब A11 A11। अब ये पंक्ति गायब हो जाएगा, ये स्तंभ गायब होगा। 3x3 का मैट्रिक्स बना, इसको आप डायरेक्टली तो मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड ये तो कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मान अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो A22 A23 A24 यही तो होगा, A32 A34 सॉरी 33 A34 A42 A43 A4 और माइनस A12 होगा, क्योंकि A12 का साइन क्या है, माइनस है। अब की बार ये दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति गायब होगा, कौन बचेगा, A21 A31 A41। ठीक है, ये बचेगा, दूसरा स्तंभ गायब, A23 A33 A43। ठीक है, A24 A34 A44 और प्लस A13, प्लस क्या है A13 है, प्लस में होगा। ठीक है, ये गायब हो जाएगा, तो आपकी बचेगा A21 A31 A41। ठीक है, A22 A32 और A42। तीसरा स्तंभ गायब हुआ है, A24 A34 A44। आप भी इसको चेक कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रसार करके। ठीक है, इसके साथ माइनस में होगा A14 क्या होगा, माइनस में होगा, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ गायब होगा, तो A21 जो बचेगा, A31 A41 A22 A32 A42 A23 A33 A43। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बचेगा। इस प्रकार से आप जो है किसी भी डिटरमिनेंट्स का प्रसार कर सकते हैं, बाकायदे आप अपने जो है साइन को क्लियर करते हुए। अब हम लोग प्रसार से संबंधित छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और यह देखते हैं कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने से क्या वास्तविक रूप से सारणिक का मान नहीं बदलता है, और अगर बदलता है तो क्यों बदलता है, नहीं बदलता है तो अच्छी बात है नहीं बदलता है। ठीक है, उसको आइए चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, तो जिसमें से पहला प्रश्न आपका है, इवैल्यूएट
डेल्टा का रूप दिया गया है 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। ठीक है। along the second row सेकेंड पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना। ध्यान दिए रहे कि इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस चिन्ह को आप रफली नोट किया कीजिए जब तक आपके पास एक अच्छा अनुभव नहीं प्राप्त हो जाता है डिटरमिनेंट्स में। ठीक है, तब तक आप उसको नोट करते रहें और तब आप जो है उसका प्रसार करें। सेकेंड पंक्ति के सापेक्ष इसका चिन्ह माइनस है तो पहले ही क्या हो गया, माइनस है, डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा -1 हो गया। ठीक है, अब -1 हो गया तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो गया। 3 का मल्टीप्लाई -3 से -9, मध्य में माइनस होता है। 2 का गुणा 1 से, ठीक है, और 2 का गुणा 1 से -2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब भी ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब हुआ तो 2 का गुणा -3 से -6 और -2 का -2 से तो +4 होगा, चिन्ह का माइनस बना रहेगा। और फिर -3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब होगा, दूसरी पंक्ति और तीसरा, 2 यहाँ होगा और माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो प्रसार यही आना चाहिए। -7 होगा +7 रहेगा, -10 होगा -20 होगा और यहाँ 8 -24 होगा, ये होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ हो जाएगा कितना, 44 - 7 -7 -37 -44 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न को बाई फर्स्ट एलोंग फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 2 -2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। इसी प्रश्न को एलोंग फर्स्ट कॉलम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रसार कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम। अगर डिटरमिनेंट सही होगा तो आपका आंसर समान आएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष करना। ये सारी प्रॉपर्टी अभी आप पढ़ेंगे आगे, उसके लिए परेशान ना होइए, लेकिन अभी तो आपका आंसर समान आना चाहिए। ठीक है, साइन इसका नोट कर लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करना है तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, उसका चिन्ह प्लस है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये गायब होगा, ये गायब होगा और ये गायब होगा, -6 -3। अब की बार 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करना, 1 का साइन माइनस है। ये गायब, दूसरा पंक्ति गायब होगा, पहला स्तंभ गायब होगा, -9 और +2 होगा। फिर उसके बाद इसका चिन्ह प्लस है तो -2 बना रहेगा। क्या बना रहेगा, -2 बना रहेगा। ये तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हुआ, 9 और +4 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 6 3 9 -18 और यहाँ होगा -7 यानी +7 होगा और यहाँ होगा -26। क्या होगा, 26 होगा। और यहाँ देखें, अगर यहाँ 11 बचेगा माइनस में तो -11 -26 -37। आपका जवाब सेम आएगा, आपका जवाब सेम आएगा, आपका जवाब सेम आएगा, चाहे आप सेकेंड रो के सापेक्ष करें और चाहे आप फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष करें। और इसी प्रश्न पर आपके लिए होमवर्क है
आपको चेक करना है क्या आंसर समान आएगा किस पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष, वो देख लें। अलोंग सेकेंड कॉलम, किसके सापेक्ष आपको करना है, सेकेंड कॉलम और अलोंग थर्ड रो। ठीक है, दो बातों को आपको होमवर्क के रूप में बताना और लगाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये आंसर समान आएगा, क्या आंसर समान आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेकेंड कॉलम और थर्ड रो के सापेक्ष। ठीक है, अब हम लोग जो है अगली प्रक्रिया में चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी जिनके आधार पर हम लोग उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट और उसके मान को आसान से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी कहता है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझना है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ध्यान ये रहे कि जो n है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, यानी 2 ऑर्डर का हो या 2 से ग्रेटर हो, 1 ना हो, 1 ना हो, वरना आप जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। सच दैट ईच एलिमेंट each element in a row and column of A0 then determinant of A is equal to 0। समझ लीजिए इसको, ये कहना क्या चाहते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट्स अगर है और उस डिटर्मिनेंट्स का कोई एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके सारणी का मान शून्य हो जाता है बशर्ते किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के जो है सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल्स के रूप में समझें तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए, आप कोई ले लीजिए, 0 0 0, A1 B1, A2 B2, A3 B3, इसको देख लें, ये एक डिटर्मिनेंट्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का वो रिप्रेजेंटेशन डिटर्मिनेंट है, आप चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स बोले चाहे डिटर्मिनेंट बोल दें। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जिस एलिमेंट, जिस पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी एलिमेंट 0 हों उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, सभी का मेन जो कोएफिशिएंट बनेगा वो 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। सेकेंड टॉपिक प्रॉपर्टीज का है इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स या इफ इन ए डिटर्मिनेंट्स, डायरेक्ट बोल दें, इफ इन ए डिटर्मिनेंट्स इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, row into column and column into row, then value of A, determinant of A does not change। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी
सारणी के पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज कर दिया जाए। इसका मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाया जाए और स्तंभ को पंक्ति बनाया जाए तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, आपने कहा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स के आधार पर सिंगुलर सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, लेकिन उससे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। आप सीधा इतना जाने कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के पंक्ति अथवा स्तंभ को इंटरचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। चलिए, a इज इक्वल टू ले लिया गया 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ठीक है। अब इसका मान आप बताएं तो 1 इंटू 1 माइनस 6 होगा, -2 है, 2 माइनस 9 होगा, +3 है, 4 माइनस 3 होगा। इसका मान कितना आएगा, ध्यान दें, -5 -7 +14 और ये हो जाएगा +3। क्या होगा, +3 होगा, ऐसा ही होना चाहिए। 14 3 17 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 3 3 2 1, इसका मान भी कितना आएगा, 12 ही आएगा। चेक करके देखें, इसका मान भी क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ लिख दें इंटरचेंजिंग। अब ये अलग बात है कि जो है आपका वही आ गया मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, और इसका भी मान कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रॉपर्टी अभी तक आपने पढ़ा कि किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य होने पर उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। और दूसरा, यदि हम किसी भी सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ को इंटरचेंज कर दें तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है, थर्ड है आपका, इफ इन ए डिटर्मिनेंट interchange to टू रो दो पंक्तियों को और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम then value of determinant of a will be negative sign। ये ध्यान दीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अभी तक आपने क्या देखा कि यदि प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज किया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करें, किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करें तब क्या होगा, तब उसके सारणी का मान पहले से निगेटिव हो जाएगा, पहले से चिन्ह बदल जाएगा। केवल क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल, ध्यान दीजिएगा, तो जो है विल बी चेंज इन साइन, ऐसा लिखें,
क्योंकि पहले से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है बस। किसका? उस डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 2 5 9 1 3 2 8 2 0, इसका मान बताएं तो ये हो जाएगा 2 0 -4 -5 0 -16 +9 2 -24 2 -24 -8 +80। यहाँ क्या होगा? 22 होगा ना, तो -22 मल्टीप्लाई 9 18, अब 18 1 19 -9 198। ठीक है। और इसका मान चेक करने कितना आएगा? 198 और 9 और 8, 198 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -206 और +86 और यहाँ हो जाएगा 10 2 1, कितना हो जाएगा? -126। क्या हो जाएगा? 126 फाइल a इज इक्वल टू, किन्हीं दो को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 5 3 2 कर देते हैं, 2 1 8 कर देते हैं और 9 को अपनी जगह पर रहने देते हैं। किसको इंटरचेंज किया गया? किन्हीं दो पंक्ति C1 एंड C2, ये ध्यान दीजिएगा, इसको इंटरचेंज किया गया। तो इसका मान क्या आएगा उसको चेक करते हैं। 5 0 -16 -2 0 -4 +9 24 -2। ठीक है। तो -80 +8 और यहाँ कितना होगा? -80 +8 और यहाँ बचेगा आपका 22 प्लस बचेगा और 9 जा कितना होगा? +198 बचेगा। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? ये आएगा 126। ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है। आप देखें दोनों में क्या अंतर है? केवल साइनिंग चेंज हुआ है। पहले नेगेटिव आया था फिर पॉजिटिव आया, पहले पॉजिटिव आता तो फिर क्या हो जाता? नेगेटिव आ जाता। इन एग्जांपल्स के माध्यम से प्रत्येक प्रॉपर्टी को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ एनी टू रो if the element of two row or two column, if the elements of all the elements कर दें, if all the elements of two rows or two column are identical, then determinant of A is equal to 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सारणी इस प्रकार हो कि इसका कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव आपस में समान हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव आपस में क्या हो? समान हो, तो क्या होगा? उस सारणी का मान 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल
123 इसका मान 0 आ जाएगा। चेक करके देखें, कोई जरूरी नहीं है दो पंक्ति आपस में एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, कोई दो कॉलम भी हो सकता है, तो चाहे कॉलम हो चाहे वो रो हो, अगर कोई दो कॉलम या दो रोज के प्रत्येक एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल हो तो उस जो है डिटरमिनेंट्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस डिटरमिनेंट्स का मान शून्य हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ इन एनी डिटरमिनेंट of order n greater or equal to 2 multiplied by any constant k, then the value of determinant be k times of given determinant such that। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर in any determinant of order multiplied by any constant k, ठीक है, तो then the value of determinant of k times of given determinant। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक पंक्ति अथवा के, यहां देख लें, इन एनी रो और कॉलम, ये बीच में कर दीजिएगा, तो इन एनी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर और इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट k इन एनी रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी k टाइम्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो, तो इसका मान k इंटू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 के बराबर होगा। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें तो उसका मान उसी डिटरमिनेंट्स के k टाइम्स के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if a determinant is addition of determinants, if in a determinants any one row or column is addition of any term then the value of determinant is
sum of corresponding addition determinants। ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है उसमें उसके किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी में कोई संख्या अलग से जोड़ी गई है तो उस सारणी का मान उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सारणी के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो a1 प्लस b1 है, a2 प्लस b2 है, a3 प्लस b3 है, C1, C2, C3, D1, D2, D3 इस प्रकार से अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है तो इसका मान A1, A2, A3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 प्लस B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 के योगफल के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6। 7 प्रॉपर्टी क्या कहता है? 7 प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इफ एनी वन रो और कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम, एनी वन रो और कॉलम of determinants is the multiply of constant and added with corresponding elements, then value of determinant भी नो चेंज, यानी तब उसका जो वैल्यू मान है जो क्या है वो चेंज नहीं होगा। इसमें अंतर क्या है? इन्होंने कहा था सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एडिशन डिटर्मिनेंट, सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग वो तो अलग है, लेकिन इफ एनी डिटर्मिनेंट एनी वन रो एंड कॉलम एडिशन ऑफ एनी टर्म्स, इसमें क्या अंतर है? एडिशन ऑफ एनी टर्म्स, लेकिन इसमें क्या है? एडिशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और एडिशन विद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और एनी एलिमेंट टर्म में यही डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इस प्रकार से मल्टीप्लाई होने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुए हैं तो इसका मान क्या होगा? तो आप देखें A1, ये आपका A1 A2 A3 बना रहेगा, जहाँ के जाएगा B1 B2 का मान, B1 B2 में जो है दो स्तंभ के एलिमेंट बराबर होंगे उसका मान 0 हो जाएगा। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये मेन डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आपका है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स इस प्रकार हो कि कोई डिटर्मिनेंट्स जो है आपका है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ एनी डिटर्मिनेंट इंक्लूड, if any determinant include with x and its element
be a polynomial of x as well as putting x is equal to 0, sorry, putting x is equal to a, value of determinant be 0. Then x minus a is a factor of a. तो फिर x माइनस a क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ये डिटर्मिनेंट 1 1 1 a b c x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। तो आप कहेंगे अगर इसमें x इज इक्वल टू a रखा जाए, क्या रखा जाए, a, तो 1a स्क्वायर ऐसा होगा। तो फिर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। ये हुई आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी और इससे संबंधित डिफिनेशंस और भी कुछ बातें आपको बताई गई। डिटरमिनेंट के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जान लेते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, यानी डिटरमिनेंट का जो है रो कॉलम को चेंज करना, कैसे किस प्रकार के इसको चेंज किया जाता है उसको पढ़ा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके।